चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में और थोड़े सर्किट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि एक वायर है सर्कुलर, उसको मोड़ दिया है, रेजिस्टेंस पूरा वायर का 12 ओम था। तो आर ए और बी के बीच में आपको निकालना है। तो अब ए से बी जाने का एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। ये ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे खत्म हो रहा है, दोनों रास्ते। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है और ये रेजिस्टेंस ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। बस ये छोटा वायर है, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और ये बड़ा वायर है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इंडिविजुअली इनका रेजिस्टेंस देख लेते हैं। और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल होता है ये। अब ये देख लेते हैं इसकी लेंथ पूरे सरकमफेरेंस का कितना पार्ट है। तो मेरा कहना है कि भाई ये जो एंगल है ना 30 डिग्री जो है वो एक्चुअली 360/12 है। तो ये जो लेंथ है ए बी की, इसको ए सी भी बोल देता हूँ। ये जो जिस पोर्शन की लेंथ में मैं इंटरेस्टेड हूँ उसकी लेंथ पूरी लेंथ की 1/12 है। ठीक है ना। जब ये एंगल टोटल एंगल का 1/12 है तो ये लेंथ भी पूरी लेंथ की 1/12 है। हम एस इज इक्वल टू आर थीटा वगैरह के मेथड से और कर तो सकते हैं, पर मैं इस मेथड को बढ़ावा देना चाहता हूँ कि ये एंगल टोटल एंगल का 1/12 है। 30 डिग्री है क्योंकि, तो ये जो लेंथ है ये टोटल लेंथ की 1/12 है। और इसीलिए इस छोटे पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है ये भी टोटल रेजिस्टेंस का 1/12 है। इसका मतलब ये 1 ओम है। और ये जो पोर्शन है ना इसकी लेंथ 11/12 एल है, और इस पोर्शन का रेजिस्टेंस 11/12 आर है। तो 11/12 आर है मतलब कि 11 ओम है। वैसे भी अगर टोटल 12 ओम था और ये 1 ओम है, टोटल 12 ओम था और ये 1 ओम है, तो बचा हुआ पोर्शन 11 ओम हुआ। और यदि दोनों पैरेलल में हैं तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 × 11 अपॉन 1 + 11। और इसलिए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/13 ओम, 11/13 ओम आ रही है। तो 11/12 ओम होनी 11/12 चाहिए। ओके, ये जो 1 × 11 अपॉन 1 + 11 करेंगे अपन इसको, ये टोटल 11/12 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ये तो पक्का है कि आंसर छोटे वाले से भी छोटा आएगा। आंसर 1 से छोटा आएगा और 1 से थोड़ा ही छोटा आएगा, क्योंकि ये काफी बड़ा है इसके कंपैरिजन में। तो बहुत कम करंट इसमें से जाएगा, सारा करंट इसमें से जाएगा। आंसर 1 से तो छोटा आएगा। और दूसरा रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है ना, तो अगर बहुत बड़ा हो तो आप उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अगर 1 और 1 का रिजल्टेंट निकालना है तो 0.5, पर 1 और 100 का पैरेलल निकालना है तो करीब करीब 1 से थोड़ा सा कम। मेरा वायर का रेजिस्टेंस तो 12 ओम ही है, उसको सर्किल के रूप में बेंड किया, ये भी ठीक है। और ये ए और बी पॉइंट्स हैं। इस पोर्शन की लेंथ L1 है, इस पोर्शन की लेंथ L2 है। ये कहीं सेंटर है। अब कह रहा है L1/L2 बताओ। आर ए भी उसने 8/3 ओम दिया है, तो L1/L2 बताओ। चलिए इसमें हम ये बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। और कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस में R1 R2 अपॉन R1 + R2 इसको 8/3 कह देता हूँ। और इसकी वैल्यू 12 दी हुई है, टोटल वैल्यू 12 दी है। तो R1 R2 अपॉन 12 तो 8/3 जो 4 से चला गया, और R1 R2 की वैल्यू आ गई 8 × 4 = 32। इसमें आप 4R1 R2 निकाल लीजिए। ठीक है ना, ये आ गया। अब R1 - R2 का होल स्क्वायर होता है R1 + R2 का होल स्क्वायर -4R1 R2। तो मैं R1 - R2 के होल स्क्वायर को निकाल लेता हूँ। यह 12² -128, 144 -128। तो R1 - R2 का होल स्क्वायर आ गया, ये आ गया 16।
तो यहाँ से मेरे पास R1 माइनस R2 की एक इक्वेशन आ गई 4 और R1 प्लस R2 तो मुझे पता ही है 12। अब मैंने डिवाइड ऐड कर देता हूँ तो 2R1 आ गया 16, यानी R1 आ गया 8 और R1 8 आ गया तो R2 आ गया 4, ऐसा। तो जो R1 बाय R2 का रेशियो है, जो R1 बाय R2 है वही L1 बाय L2 है। हमने इनके आपस में लेंथ का रेशियो, इनकी लेंथ का रेशियो 2:1 है। अगर 2:1 है या 1:2 है, ये झगड़े का विषय नहीं है, क्योंकि 1:2 उसने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं था। मुझे बड़ी वाली लेंथ को वहां L2 और बड़े वाले रेजिस्टेंस को R2 लिखना चाहिए था। तो ये इक्वेशन एक्चुअली R2 माइनस R1 बनानी चाहिए थी। एनीवे मुझे पता है कि जो छोटी लेंथ है वो 1 है और जो बड़ी लेंथ है वो 2 है। और इन अदरवाइज इन ऑप्शंस से भी आप डायरेक्ट ऑप्शंस को एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर, ये ट्रांसमिशन लाइन बोल दिया उसको, जो ट्रांसमिशन टावर्स पे वायर एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, एक खेत से दूसरे खेत, रेडियस 1 मिलीमीटर है और रेजिस्टिविटी दी हुई है, उसकी यूनिट्स पे ध्यान दें। रेजिस्टेंस निकालना है रो L बाई ए, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम सेंटीमीटर में है, उसे ओम मीटर में लाइए और यहीं आप यूनिट्स भी लिख दीजिए। रो L बाई ए लेंथ किलोमीटर में है, उसे मीटर में लाइए और यूनिट भी लिख दीजिए। और रेडियस इसका 1 मिलीमीटर में है, जरूर सिलिंड्रिकल वायर है ये, लॉन्ग वायर 1 मिलीमीटर तो पाई आर स्क्वायर, बस। और थोड़े से अप्रोक्सीमेशंस मैंने कर लिए, अगर ऑप्शंस दिए होंगे तो आइडिया लग जाएगा कि 5 की डिजिट है कि 6 की डिजिट है कि 7 की डिजिट है। कई बार खाली डिजिट से ही आंसर डिसाइड हो जाता है। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं बड़ी लंबी लंबी होती हैं और इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ट्रांसमिशन लाइन में ही खुद ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, a uniform wire of radius 5 ohm per centimeter is bent in the form of a circle of radius 1 by 5 centimeter. A specimen of same wire is connected along the diameter of the circle. और ये जो वायर है इसके अक्रॉस आपको और इक्विवेलेंट चाहिए। इस सवाल में लोगों ने हमें दिया है रेडियस और ये रेजिस्टेंस है, ये उसकी यूनिट से पता लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है 5 ओम पर सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ग्रेडियंट और ये रेजिस्टिविटी नहीं होता है। पिछले सवाल में हमने रेजिस्टिविटी ली थी, उसकी यूनिट थी ओम सेंटीमीटर, अभी यूनिट है ओम पर सेंटीमीटर। इसको रेजिस्टेंस ग्रेडियंट कहते हैं, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट और वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये जो गिवन पीस ऑफ वायर है जिसकी भी लेंथ अगर आपको दी गई हो तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर रो दिया हो तो रो L बाई ए करते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, पर रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर दिया है तो बस आप गिवन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको उस पोर्शन की लेंथ मिल जाएगी। अब यहाँ पे इन्होंने एक सर्किल दिया है और ये जो आधा सर्कमफेरेंस है ये पाई इंटू रेडियस है, ये भी पाई इंटू आर है और ये डायमीटर है 2r है। अब ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में है, जब आप रेडियस की वैल्यू डाल देंगे हाफ सर्कमफेरेंस की, पाई आर, पाई ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ले लिया मैंने और ये लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया और रेडियस की वैल्यू खुद की 1 बाय पाई दी है, तो जो हाफ सर्कमफेरेंस है इसका रेजिस्टेंस आ गया पाई ओम, ये आ गया पाई ओम, ये आ गया पाई ओम और ये आ गया, इसकी वैल्यू है 2r, 2 इंटू रेडियस और इसका रेडियस है, ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअली 2 बाय पाई। डायमीटर का होगा 2 इंटू रेडियस इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेडियस है इसका 1 बाय पाई और इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है पाई, तो एक्चुअली ये 2 ओम हो गया, ये वाला 2 ओम हो गया। रेजिस्टेंस इसकी पहले तो मैंने इसकी लेंथ निकाली, इसकी लेंथ है 2r और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया। ये रेजिस्टेंस, ये इसकी लेंथ है 2 इंटू 1 बाय पाई और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है तो 2 ओम हो गया।
तो एक्चुअली पाई और पाई का पैरेलल हो गया, पाई और पाई का पैरेलल हो गया पाई/2। अब पाई/2 और 2 पैरेलल में है, पाई/2 और 2 पैरेलल में है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। एक वायर है, थोड़ा मोटा वायर है, 3 मिलीमीटर रेडियस का, इसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, और इतना मोटा शायद वायर हमें नहीं चाहिए किन्हीं कारणों से, हमने उसको 1 मिलीमीटर रेडियस के 3 वायर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये केबल होती है, और ये एक्चुअली इसके अंदर ये 3 वायर्स हैं। केबल को हम जब काटते हैं, ये तो थिक वायर है, ये तो थिक वायर है, और केबल में आप जानते हैं, केबल को जब आप देखते हैं तो अंदर एक्चुअली उसके ऐसे कंडक्टर्स जा रहे होते हैं। ये तो इंसुलेटर मटेरियल है उसका, इंसुलेटिंग पाइप वगैरह है, अंदर ऐसे 3 वायर दिखते हैं। एक्चुअली ये तीनों वायर पैरेलल में होते हैं, सवाल बताएगा आपको कभी नहीं, शायद लेंथ भी सेम होती है और मटेरियल भी सेम होता है, जो बातें नहीं दी गई आप वो सेम अज्यूम करिए, लेंथ भी सेम अज्यूम करिए। एक्चुअली ये 3 वायर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से करंट एंटर करता है और यहाँ से करंट बाहर निकल जाता है, तो ये तीनों वायर एक्चुअली पैरेलल में होते हैं। आपको सिस्टम का आर इक्विवेलेंट निकालना है। देखो ये जो वायर है पतला वाला, इसका रेडियस 1/3 हो गया है। अगर रेडियस 1/3 हो गया है तो हर एक का रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो गया है, हर एक का रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो गया है, और पहले से ही वो 9 ओम है, ऐसा हो गया है, हर एक का रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो गया है, क्योंकि जो थिन वायर होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जो थिन वायर होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जो थिन वायर है इसका रेडियस 1/3 है, तो इस पतले वायर का रेजिस्टेंस 9 टाइम्स है, आर के स्क्वायर का फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ये याद रखिए। तो हर वायर का हो जाएगा 9 × 9, हर वायर का हो जाएगा 81, और केबल में 3 वायर जैसे पैरेलल में होते हैं, तो पैरेलल में तो फिर R/N हो जाएगा, इसलिए ये 27 ओम इसका आंसर आएगा एक्चुअली। अब हम यहाँ ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हम लोग मोटे वायर्स कब लेते हैं और ये केबल कब लेते हैं, इसकी थोड़ी सी थियोरी डिस्कस करते हैं। केबल का क्या फायदा है वो हमको समझ में आएगा स्किन इफेक्ट से डिस्कस करने में। डीसी में जब पास करते हैं ना किसी वायर से, तो वो पूरे वायर में यूनिफॉर्मली फैल जाता है, पूरे वायर में यूनिफॉर्मली वो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। और एसी जब भेजते हैं तो वो खाली ऐसे स्किन में ही रहता है, इफेक्टिव एरिया इसका कम हो जाता है, एसी में इफेक्टिव एरिया कम हो जाता है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, और आर का फॉर्मूला है 2L/A। अब एरिया कम हो जाता है तो एसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वो मटेरियल पूरा यूज ही नहीं कर रहा, काफी पोर्शन में से करंट जा ही नहीं रहा, तो उस पोर्शन के रेजिस्टेंस का उसको पता ही नहीं लगेगा। हम लोग अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं जिसमें एसी या डीसी कुछ भी भेज सकते हैं, तो आप थोड़ा मोटा वायर ले लीजिए, मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है और उसका पूरा एरिया यूज होता है। जैसे टेलीफोन की जो लाइन है लैंडलाइन वाली, ये लाइन डीसी से चलती है, और इसके जो वायर्स होते हैं वो मोटे वायर ही होते हैं। ये जो वायर होता है ना, और अगर आप चाहते हैं अंदर का एरिया भी यूज हो, अगर आप चाहते हैं अंदर का भी एरिया यूज हो, तो फिर यहाँ ऐसे पतले पतले स्ट्रैंड्स ले लीजिए, या केबल, या इसको स्ट्रैंड्स बोलते हैं। जब दांत से हम तार छीलते हैं, जब हमारे घरों में यूज होता है, तो अंदर से पतले पतले चमकीले वार्निश्ड स्ट्रैंड्स निकलते हैं, वो सारे पतले पतले स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पैरेलल में हैं, तो वो स्ट्रैंड्स यहाँ सब जगह घुसे हुए हैं, वो स्ट्रैंड्स और यहाँ भी घुसे हुए हैं, और ये सारे हर इंडिविजुअल स्ट्रैंड पैरेलल में है, तो सब में से करंट जा रहा है। अब पूरे वायर का क्रॉस सेक्शन यूज हो रहा है। डीसी भेजने के लिए आप
पतला वायर है, स्ट्रैंडेड वायर, मोटा वायर, कैसा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पूरा एरिया यूज करता ही है। पर एसी जो है वो खाली स्किन में रहता है, तो वो हर स्ट्रैंड की स्किन में रहेगा। बहुत पतले पतले स्ट्रैंड ले लो, बस जिनमें खाली स्किन ही हो, जिनमें अंदर माल मत्ता ना हो, तो बस ये पतले पतले स्ट्रैंड ले लो। और अब हर स्ट्रैंड का पूरा वो यूज करेगा एसी, तो इफेक्टिवली पूरा एरिया यूज हो जाएगा। वरना बहुत सारा कॉपर वेस्ट चला जाता है और वो महंगा होता है। बस इतना ही याद रख लीजिए, एक स्टार लगा लीजिए। ड्यू टू स्किन इफेक्ट आर एसी ज्यादा होता है। एसी में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है स्किन को। एसी में स्किन इफेक्ट के कारण रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इसको बंडल्ड कंडक्टर कहते हैं। एक वायर लेंथ L का रेजिस्टेंस R का is broken into n equal parts and all these parts are connected in parallel to form a bundle. बंडल मतलब बैटरी। बस तो अब तो R each is equal to R by n हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है और तुमने हर एक की लेंथ कम कर दी है। तो यदि ये टोटल रेजिस्टेंस R था, तो हर एक का रेजिस्टेंस R by n हो जाएगा। नाउ n resistors of R by n each are in parallel। तो पैरेलल में तो रेजिस्टेंस और भी कम हो जाएगा, तो बंडल्ड कंडक्टर का R इक्विवेलेंट आ जाएगा R by n स्क्वायर। आपको जंक्शन का वोल्टेज निकालना है। इस सर्किट डायग्राम में जंक्शन का वोल्टेज निकालना है। ऐसा बनेगा ये। आप इस सर्किट में अपनी मर्जी से कोई भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, जहां आपका मन आए। मान लीजिए मैंने ये मान लिया, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ जा रहा है। तो इस नोड पे I1 plus I3 is equal to I2। अब ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है, तो I1 है V1 minus VJ by R1। इसी तरह I3 है V3 minus VJ by R3, और R2 है, ये हाई है ये लो है, तो VJ minus V2 by R2। अब सारे VJ के टर्म्स, ये VJ के टर्म्स में RHS में ले आया। ये VJ फिर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बढ़िया आंसर आ गया। याद करने लायक है आपको। अगर कैपेसिटर्स में देखें तो कॉमन पोटेंशियल होता था समेशन ऑफ CV अपॉन समेशन ऑफ C। अब कैपेसिटेंस में और रेजिस्टेंस में इतना तो फर्क आएगा ही कि अगर यहाँ C ऊपर आता था तो यहाँ R नीचे आएगा। जैसे कैपेसिटेंस में कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आता था, वैसे ही यहाँ आ रहा है, सेम फॉर्मूला है, बस C की जगह आप 1/R तो लिखेंगे ना। ऐसे हीट के चैप्टर में इक्विवेलेंट, ये जो पैरेलल में अगर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है, पैरेलल में अगर आपको इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है, ये दो पैरेलल में हीट में दो मटेरियल है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, तो वहां जंक्शन का टेम्परेचर आता था θ1 समेशन ऑफ ऐसे K थीटा अपॉन समेशन ऑफ K। तो वही रेजिस्टेंस अपॉन में आ रहा है, तो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी वाला टर्म ऊपर ही आएगा। वहां पे भी ये फॉर्मूला लागू हो रहा है। ये कैपेसिटर्स का जो डाइलेक्ट्रिक का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, कैपेसिटर्स का जो डाइलेक्ट्रिक का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, डाइलेक्ट्रिक में लागू नहीं होगा। K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला K1 A1 plus K2 A1 plus A2 होता है, तो वो इससे रिलेटेड नहीं है। पर ये जंक्शन का वोल्टेज रेजिस्टर्स में या कॉमन पोटेंशियल कैपेसिटर्स में या थीटा जंक्शन दो रॉड्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक्चुअली ये केस है, ये θ1 है, ये θ2 है और ये θj है, तब यहाँ पर फॉर्मूला आएगा K1 θ1 plus K2 θ2 अपॉन K1 plus K2। ये सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपको बस ये वाला आई निकालना है जो अर्थ की तरफ करंट जा रहा है। इसमें सबसे पहला डाउट तो ये आता है, ये -8 वोल्ट है एक्चुअली, इसका नाम मैंने रख दिया VJ। इन लोगों ने VJ कुछ दिया नहीं था, मुझे इसका नाम रखना जरूरी है।
नहीं तो मैं यहाँ करंट की इक्वेशन नहीं लिख सकता जब तक यहाँ का पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, तो मैंने इसका नाम नीचे रख दिया और जंक्शन का पोटेंशियल निकाल लिया समेशन ऑफ डी बाई आर अपॉन समेशन ऑफ 1 बाई आर से। ये ध्यान रखना 1 बाई आर मिस ना हो जाए। जंक्शन का पोटेंशियल मैंने निकाल लिया 8 वोल्ट आया, और अब यहाँ करंट सही है तो 8 माइनस 0 अपॉन 4, आंसर 2 एम्पियर आ गया। पर बेसिक क्वेश्चन ये है कि अर्थिंग वाले पार्ट में करंट जाएगा भी कि नहीं जाएगा। यहाँ अर्थिंग वाले पोर्शन में करंट जाएगा केवल जब जो सर्किट बैटरी से जुड़े होते हैं ना, उनमें अर्थिंग वाले पोर्शन में करंट नहीं जाता, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल डिफाइंड है। तो जो करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकला उसको नेगेटिव पे लौटना जरूरी है। जिस सर्किट में बैटरी नहीं है वहां जहां अर्थिंग वाला पॉइंट है वो 0 वोल्ट पे मेंटेन्ड है और पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट जाएगा। ये अर्थिंग वाला बैटरी वाला सवाल था, इसमें हम बोलते थे कि अर्थ में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से जितना करंट चला है उतना नेगेटिव में लौट के आना जरूरी है। इस रास्ते में सर्किट इनकम्प्लीट है। हाँ, अगर ऐसा ही एक और अर्थिंग दिखा देना तो शायद यहाँ सर्किट इनकम्प्लीट मान लेंगे हम। अगर 2 पॉइंट पे अर्थिंग दिखा देंगे तो फिर दोनों 0 वोल्ट के पॉइंट सेम पोटेंशियल पे एक तार से जोड़े जा सकते हैं। तो पिछले सवाल में अगर एक पॉइंट पे अर्थिंग दिखाई थी तो वहां करंट जाएगा, यहाँ करंट जाएगा, बैटरी वाले में नहीं जाएगा। यहाँ होगा कोई और सर्किट किसी तरह कंप्लीट होगा, हमें मतलब नहीं है, और बैटरी में तो जरूरी है कि यहाँ करंट वापस उतना लौट के आना चाहिए जितना बैटरी के पॉजिटिव से गया है। इसलिए यहाँ एक पॉइंट पर अगर अर्थिंग करेंगे तो उस पॉइंट में करंट नहीं जाएगा उस ब्रांच में। इसमें आपको यही कर लेना चाहिए, सबसे पहले तो सर्किट में करंट निकाल लो। तो बेस्ट तरीका यह है कि वो सर्किट में करंट निकाल लो और अर्थ को इग्नोर कर दो। इग्नोर अर्थिंग या रिमूव अर्थिंग एंड कैलकुलेट करंट इन सर्किट, और वो आई आएगा 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 to 23। इसको कुछ कैलकुलेट करो मत, बस ऐसे ही लिख लो। एंड नाउ अप्लाई KVL from C to अर्थिंग पॉइंट। शायद ये इसका सबसे अच्छा मेथड है। पहले सर्किट का करंट निकाल लो, इसको हटा दो, करंट है V बाय टोटल रेजिस्टेंस, और अब तुम C से स्टार्ट करो। अब सर्किट में करंट की डायरेक्शन भी मार्क करो, तो VC, फिर मैं करंट के अगेंस्ट जा रहा हूं तो प्लस IR, दिस इज इक्वल टू V अर्थिंग। इस पॉइंट का नाम है अर्थिंग। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि पहले पूरे सर्किट में करंट निकाल लो और उसके बाद यहां से यहां तक का KVL लगा दो। तो VC प्लस I की वैल्यू है यहाँ पर 3 अपॉन 3 इंटू 23, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 23 है। ये कैंसिल हो जाएगा हमेशा ही, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। तो VC प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो VC इज इक्वल टू -1। ये 0 वोल्ट पे है और करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल और गिरेगा, तो ये तो लो पोटेंशियल पे आएगा, 0 से भी नीचे आएगा। 1 वोल्ट यहाँ गिरा, 1 वोल्ट यहाँ गिरा, 1 वोल्ट यहाँ गिरा, तो 1 वाले को 0 कह रहे हो। तुम जानते हो सब सवालों में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई नहीं फर्क पड़ता, पर पोटेंशियल एट अ पॉइंट चेंजेस। करना तो आपको फिर से वही चाहिए, सर्किट में करंट निकाल लीजिए पहले और फिर X से लेके अर्थिंग पॉइंट तक KVL लगा दीजिए। मैंने पहले इस पॉइंट का नाम रख दिया E, इस सर्किट में करंट निकाल लिया, चाहे तो पूरे में KVL लगा दो। सबसे पहले तो अर्थ को रिमूव कर दो, फिर पूरे में KVL लगा लो अगर एक से ज्यादा बैटरी है तो। पर मैं यहाँ पहचान रहा हूँ ये बैटरी यहाँ करंट भेजना चाह रही है और ये बैटरी यहाँ करंट भेजना चाह रही है, इसलिए हम बोलते हैं ये दोनों बैटरियां सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में जुड़ी है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट करंट भेजना चाह रही है, तो बड़ी बैटरी जीतेगी। इस सर्किट में नेट वोल्टेज है 12-6 और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो पूरे सर्किट में करंट जा रहा है 1 एम्पियर और यहाँ कुछ नहीं जाएगा। अब मैं
और करंट पूरे सर्किट में यहाँ जाएगा जहाँ बड़ी बैटरी जा रही है। अब एक्स से चल के ई तक जाओ और ई का वोल्टेज 0 रख देना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस, फिर माइनस आई आर, फिर माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो एक्स का पोटेंशियल इस समय एक्चुअली -9 है। अगर ये दोनों बैटरीज एक दूसरे की मदद कर रही होती है ना, तो मैं उसको एडिटिव पोलैरिटी बोलता। अगर आपको दोनों पॉइंट पे अर्थिंग दिखाई है ना, तो इसका नाम ई है और इसका भी नाम ई है। और हमें अगर पी और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं नए डायग्राम में पी और क्यू को एक्सट्रीम पॉइंट्स मार्क करूंगा। पी से क्यू में एक रेजिस्टेंस बना दूंगा, पी से क्यू में एक और रेजिस्टेंस बना दूंगा, फिर क्यू से ई, यहाँ मैं एक ई पॉइंट ले लेता हूँ, क्यू से ई मैंने एक आर बना दिया, और इधर पी से ई भी मैंने एक आर बना दिया। ये पी से ई बना दिया और ये क्यू से ई बना दिया, और इनकी नोट थोड़ी बड़ी कर दी। ये है, ये पॉइंट अगर दो जगह अर्थिंग दिखा देते हैं ना, तो फिर इसका मतलब अंदर ही अंदर, अर्थ के अंदर ही अंदर करंट बह जाएगा, क्योंकि अर्थ इज अ कंडक्टिंग सरफेस। अगर दो जगह अर्थिंग दिखा दें, तो आप उन दोनों पॉइंट को ऐसे शॉर्ट सर्किटेड वायर से जोड़ सकते हैं। आप इसे ऐसा सर्किट मान सकते हैं, बोथ दीज टू पॉइंट्स आर एट जीरो पोटेंशियल। और मुझे तो रेजिस्टेंस निकालना है बस, तो अब तो ठीक है, ये आर और ये आर और ये 2R पैरेलल में है, ठीक है। तो बस आर इक्विवेलेंट है 2R अपॉन सबसे बड़ा अपॉन एक छोटा 1 प्लस 2R बाय आर प्लस 2R बाय आर, तो 2R बाय 5, 2R बाय 5 इसका आंसर है। मेन चीज आपको ये देखनी है कि ये जो दो पॉइंट, अगर सर्किट में दो जगह अर्थिंग है, अगर सर्किट में दो जगह अर्थिंग है, तो आप फिर ये मान लीजिए कि वहाँ करंट जा रहा है। सर्किट में अगर एक ही जगह अर्थिंग है, तो बड़ा डाउटफुल होता है करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर अगर बैटरी जुड़ी है और एक ही पॉइंट पे अर्थिंग है, तो मानते हैं अर्थ में करंट नहीं जा रहा। अभी तो खैर ये दोनों पॉइंट जीरो सेम पोटेंशियल पे हैं, तो ये एक मोटे वायर से जोड़े जाएंगे, इनको सेम नाम दिया जाएगा। इसका आंसर है 2R/5। अभी भी अर्थिंग वाला सवाल लेना था मुझे, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। ए और बी के बीच में स्विच को जब आप क्लोज कर दोगे, तो उस वायर में से कितना करंट जाएगा। एक पॉइंट पे अर्थिंग है और एक पॉइंट पे पोटेंशियल दिखाया है, पर बैटरी नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ। जैसे आप स्विच को क्लोज कर देंगे ना, तो दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। मैंने दोनों का नाम रख दिया एक्स। ये मेरे रिडक्शन का स्टेप 1 है, रिडक्शन का स्टेप 2 है, और ये रिडक्शन का स्टेप 3 है। जैसे ही मैंने इनको क्लोज कर दिया ना, इन दोनों के नाम हो गए सपोज एक्स। अब ये 6 और 3 पैरेलल में 2 हो गए, और 6 और 3 पैरेलल में 2 हो गए। और अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो 36 में से 18 वोल्ट यहाँ गिर गया, 18 वोल्ट यहाँ गिर गया, और यही 18 इन दोनों पे भी है अलग से। तो मैं वापस यहाँ मान रहा हूँ, अगर यहाँ 18 है तो 18/6 3 एम्पियर करंट यहाँ है, और 18/3 6 एम्पियर करंट यहाँ है। इसी तरह 18/3 6 एम्पियर करंट यहाँ है, और 18/6 3 एम्पियर करंट यहाँ है। फिर इस नोड पे मैं केसीएल लगा लेता हूँ। 6 आ रहा है और यहाँ 3 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से 3 गया होगा। किसी भी नोड पे आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप पूरे सर्किट में करंट निकाल लीजिए। अगर आपको स्विच में से करंट निकालना है ना, तो आप नई सिचुएशन में पूरे सर्किट में करंट निकाल लीजिए, और इस केसीएल यहाँ पे केसीएल लगा दीजिए। ऐसा सर्किट मत बना दीजिएगा कि ये 3 और 6 ऐसे हो गए और 3 और 6 ऐसे हो गए, क्योंकि उन्हें वायर में से करंट चाहिए, तो वायर को जिंदा रखिए। या आप ये दोनों सेम पोटेंशियल के पॉइंट है ना, आप इन्हें जोड़ तो सकते हैं, पर अगर आपको वायर में ही करंट चाहिए, तो वायर को जिंदा रखिए। बोले सारे करंट निकाल लीजिए, फिर वायर वाले नोड पे केसीएल लगा लीजिए। 320 वोल्ट लगाया इस नेटवर्क में, बी और सी इन पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखिए क्या है, हमें बी और सी के बीच वोल्टेज निकालना है। सर्किट थोड़ा सा रिड्यूस करके देखते हैं। कम से कम ये दो जैसे ही पैरेलल में दिखते हैं, तो सबसे पहले इनका रिजल्टेंट बना लिया जाए, क्योंकि जो इनका रिजल्टेंट का वोल्टेज है वही इनमें से हर एक का भी वोल्टेज है। और एक और बात है कि मेरे को अगर वोल्टेज ही निकालना है, खाली आर इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, तो मैं इसको भी इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा 320 इस सर्किट पे भी है पूरा। इस ब्रांच से मुझे कोई मतलब नहीं है एक्चुअली।
इसको मैं रब कर देता हूँ, मैं नया सर्किट बना लेता हूँ। ये तो 100 हो गया, तो ये भी 100 हो गया। ये रिडक्शन का स्टेप 1 है, इसको तो मैं इग्नोर कर ही चुका हूँ क्योंकि मुझे वोल्टेज निकालना है। और ये 100 और 25 का रिजल्टेंट आएगा 100 अपॉन 1 प्लस 4, 100 का 5, 20 ओम आएगा। इनका रिजल्टेंट आया 20, और यहाँ पैरेलल में है 120। बस ये ए है और ये बी है। ये इन दोनों के बजाय मैंने ये बना लिया, फिर ये बना लिया, ये बना लिया, इसको छोड़ दिया, इस वाले को छोड़ दिया, और इस पूरे पे वोल्टेज में 320 लगा रहा हूँ। तो ये 120 है और ये भी 120 है। अब तो मेरा सर्किट बन गया ना, वो ये है कि ये मैं 320 वोल्ट लगा रहा हूँ, और ये 100 है, और ये 120 और 120 पैरेलल में 60 है। तो 320 में से मुझे पता है यहाँ 2 एम्पियर करंट चलेगा, का करंट निकालूंगा तो मैं, और इस 60 वाले पे 120 वोल्ट गिर जाएगा, यहाँ पर 120 वोल्ट गिर जाएगा। 320 में से आसानी से निकल रहा था तो मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। 320 बाय 160 से करंट निकाल लिया 2 एम्पियर, और फिर V इक्वल टू IR, इस वाले का वोल्टेज निकाल लिया। ये 60 इन लोगों का रिजल्टेंट था। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन पे 120 वोल्ट गिर रहा है इस पे। और वंस अगेन जैसे मैंने यहाँ ये वाला 40 रिमूव किया था, ऐसे ही मैं यहाँ ये रिमूव कर सकता हूँ। अब मैं केवल ये मान सकता हूँ इसेंशियली मेरे लिए, इसेंशियली सर्किट जो है मेरे लिए इतना सा बन गया कि ये 100 है और ये 20 है और ये 120 वोल्ट की बैटरी है। तो आप चाहो तो या तो फॉर्मूला लगा लो सीरीज में वोल्टेज के बंटवारे का, नहीं तो आसानी से करंट निकल रहा है 1 एम्पियर, तो करंट निकाल लिया। फिर इसका I इंटू इसका R, यानी 20 वोल्ट इसका सही जवाब है। बहुत सारे रेजिस्टर है हमारे पास, हर एक 6 ओम का है और हर एक का मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर है। उससे ज्यादा करंट भेजेंगे तो वो रेजिस्टेंस जल जाएगा। डिजाइन अ रेजिस्टर बैंक जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम हो, such that a current of 6 ampere can be passed to the combination. पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर 6 एम्पियर के करंट को भी विदस्टैंड कर सकता है। 6 एम्पियर करंट भेजेंगे तो भी किसी रेजिस्टेंस को नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए करंट रेटिंग बढ़ानी है, तो इंक्रीज द करंट रेटिंग क्या करें। अगर करंट रेटिंग बढ़ानी हो तो आपको 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ लेने चाहिए, ताकि हर एक का करंट 2 एम्पियर ये बेयर कर ले, 2 ये ले जाए और ये 2 ले जाए, तो मैं कॉम्बिनेशन में 6 एम्पियर का करंट दे सकता। अब ऐसे एक कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, हर एक का रेजिस्टेंस था 6 ओम, तो 6 बाय 3 हर एक का हो गया 2 ओम, और मुझे चाहिए 20 ओम। तो फिर मैं ऐसे टोटल 10 रेजिस्टेंस 2 ओम के सीरीज में लगा लेता हूँ। यानी ऐसे सेट बनेंगे, एक ऐसा सेट, फिर एक ऐसा सेट, फिर एक ऐसा सेट, ऐसे टोटल 10 सेट्स लगेंगे। तो 3 in series and 10 such sets, sorry, 3 in parallel and 10 such sets in series। ये सबसे पहले करंट रेटिंग बढ़ाओ, पैरेलल में जोड़ो। अब हर इस सेट का रेजिस्टेंस निकालो, ये 6 बाय 3 2 ओम है और मुझे टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम चाहिए, तो 2 into 10 सीरीज में। अब रेजिस्टेंस बढ़ाना है, पहले करंट बढ़ाना था, अब रेजिस्टेंस बढ़ाना है। अब इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड ये भी है। पावर का फॉर्मूला बताओ। पावर का फॉर्मूला है I²R। तो अगर सब सूटेबली वर्क कर रहे हैं, आप किसी की भी करंट रेटिंग एक्सीड नहीं कर रहे, आप किसी भी की करंट रेटिंग एक्सीड नहीं कर रहे, तो आप जरूर समझते हैं कि I each का स्क्वायर इंटू R each इंटू N इज इक्वल टू I कॉम्बिनेशन बैंक बोल देता हूँ, I बैंक का स्क्वायर इंटू R बैंक। अगर सिर्फ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालने हो तो I²R। अब हर एक का रेजिस्टेंस, हर एक का जो करंट है वो 2 एम्पियर है,
तो 2 स्क्वायर इंटू आर, रेजिस्टेंस हर एक का है 6 ओम, दिस इज इक्वल टू एन इंटू आई बैंक का स्क्वायर, और बैंक में करंट जाना है 6 एम्पियर, और रेजिस्टेंस बैंक का होना है 20 ओम। इससे एन आ जाएगा हमारा, एन आ जाएगा 2/6 यानी 1/3 का स्क्वायर। एक 6 तो चलो चाहिए, 6 काट देता हूँ, तो ये 4/6 यानी 2/3 हो जाएगा। ये वाला एन हमें यहाँ लिखना है, और फिर आई ईच का स्क्वायर इंटू आर ईच इज इक्वल टू आई बैंक का स्क्वायर इंटू आर बैंक, तो एन आ जाएगा, ये 6 कैंसिल हो गया, इंटू 20/2 इंटू 2, तो ये 10 हो गया, और ये 3 हो गया। टोटल 30 रेजिस्टर्स चाहिए। हर एक का जो आई स्क्वायर आर है इंटू एन, हर एक का जो आई स्क्वायर आर है इंटू एन, वो पूरे कॉम्बिनेशन का पावर होगा। क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस में अगर आपने करंट रेटिंग या वोल्टेज रेटिंग, ऐसा रूल ये रहता है, किसी भी रेजिस्टेंस में आपने अगर करंट रेटिंग या वोल्टेज रेटिंग या पावर रेटिंग एक्सीड की, तो वो हीट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मतलब फ्यूज हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है और इसकी वोल्टेज रेटिंग 2 केवी है, मतलब अगर 2 केवी से ज्यादा या वोल्टेज गिरा तो ये फ्यूज हो जाएगा, इसमें से धुआं निकलने लगेगा। ऐसे इसकी वोल्टेज रेटिंग 9 केवी है, अगर 9 केवी से ज्यादा यहाँ वोल्टेज गिरा तो फिर इसमें इतनी हीट पैदा होगी कि ये पिघल जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम इस पे कितना वोल्टेज लगा सकते हैं, V max, so that the circuit operates safely. None of the resistors get overheated. किसी पे भी वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज से ज्यादा ना गिरे, या किसी पे भी करंट उसके रेटेड करंट से ज्यादा ना जाए, या किसी भी पावर उसके रेटेड पावर से ज्यादा खर्च ना हो, नहीं तो ओवरहीट हो जाएगा, वो फिर मेल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या हमें सबसे पहले ये निकाल लेना चाहिए इसमें से कि इसमें करंट कम जा रहा है, V और R दिया ना, तो मैं आई सबसे पहले निकालता। इस पे रेटेड वोल्टेज पे वर्क करने के लिए इसमें करंट होना चाहिए V/R, तो 1000 एम्पियर, ये मैक्सिमम करंट इसमें से ये अलाउ करेगा। इससे ज्यादा करंट जाएगा तो ओवरहीट हो जाएगा, और इसमें से जो मैक्सिमम करंट जाएगा वो 3000 हो जाएगा। तो जिसमें से भी कम करंट है वो भी पूरे सर्किट का करंट मान लीजिए, बस यही, दिस इज द की टू द सॉल्यूशन। जिसमें से भी कम करंट है उसे पूरे सर्किट का करंट मान लीजिए। ये अब दोनों पे करंट निकालिए, जिसमें कम करंट जा रहा है सीरीज में है ये, तो इसमें भी सेम करंट मान लीजिए, क्योंकि अगर इसका करंट मैंने सर्किट में लिया तो ये फ्यूज हो जाएगा, और ये मैक्सिमम 3000 एम्पियर तक का करंट बर्दाश्त कर सकता है। 3000 से कम अगर उसमें जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 जाएगा तो कम से कम ओवरहीट तो नहीं होगा। ये जो मिनिमम, जो सबसे कम करंट है उसके हिसाब से दूसरे का भी निकाल लीजिए और टोटल भी निकाल लीजिए ऐड करके। ये एल्वोमीटर की रीडिंग 0 है, आपको जो अननोन बैटरी है उसका ईएमएफ बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। अगर इसका वोल्टेज V वोल्ट है तो इसका भी V वोल्ट है, तभी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है और तभी यहाँ करंट नहीं जा रहा। अगर इस ब्रांच का करंट नहीं जा रहा तो पूरी ब्रांच हटा दो, बेकार है। अब जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस है, और इसके अक्रॉस कितना है वो निकाल लो। इसके अक्रॉस तो केवीएल से 6 वोल्ट है, तो यहाँ 6 वोल्ट होना है, ये 6 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो बस इसको भी 6 वोल्ट होना चाहिए। इसके 6 वोल्ट होने के लिए इस बैटरी को भी 6 वोल्ट का होना चाहिए। 6 वोल्ट इसका आंसर है। हद से आप कभी ऐसा कर सकते हैं कि ये 2 ओम हो और ये 2 ओम हो, आप कहेंगे ईएमएफ बताओ, तो मैं कहूंगा इसके अक्रॉस तो 3 वोल्ट गिर रहा है, तो मेरी बैटरी 3 वोल्ट की होगी, तभी ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आएंगे। अगर अकेला ही दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो यहाँ वोल्टेज है ना, बस वही बैटरी का ईएमएफ होता है ऐसे सवालों में। ये सर्किट है, एक वोल्टमीटर जुड़ा है रेजिस्टेंस R पे,
और क्लोज स्विच है S1 S2। जब खाली S1 क्लोज है तो वोल्टमीटर की रीडिंग V1 है, जब खाली S2 क्लोज है तो वोल्टमीटर की रीडिंग V2 है, और जब दोनों क्लोज हैं तो वोल्टमीटर की रीडिंग V3 है। तो V1 V2 V3 में से कौन सी रीडिंग मैक्सिमम है? हाँ, मैं सबसे पहले तो क्या करता हूं, जब S1 क्लोज है, जब S1 क्लोज है तो सर्किट में ये नहीं है, खाली ये है। तो सर्किट का रेजिस्टेंस है, ये E वोल्ट की बैटरी है, टोटल रेजिस्टेंस है 4R। सर्किट में पहले करंट जा रहा है E/4R, और इसका जो रीडिंग है V1 वो है E/4R इंटू R, यानी E/4। अब बाद में जब सर्किट में ये नहीं है, ये 6R है, तो बाद में जो I2 जा रहा है सर्किट में, जो I2 जा रहा है वो है E/7R, और जो V2 है बाद में वो है E/7R इंटू R, E/7 नहीं, हाँ E/7। और अगर ये दोनों क्लोज हैं तो ये हो गया 2R, 3R और 6R 2R हो गया। अभी सर्किट में जो करंट है बाद में वो जा रहा है ये 2R और वो 3R, और जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो है E/3R इंटू R, यानी E/3। ये रीडिंग आप सबसे ज्यादा देख रहे हैं कैलकुलेशन में। ये 0.25 है, ये तो 0.16 टाइप है, 0.17, और ये 0.33 है। ये रीडिंग सबसे ज्यादा है। कारण यह है कि जब ये दोनों सर्किट में जुड़े होंगे तो सर्किट में करंट सबसे ज्यादा जाएगा, और करंट जब सबसे ज्यादा जाएगा तो यहाँ वोल्टेज सबसे ज्यादा गिरेगा। ये समझना है आपको बेसिकली थ्योरी से। अगर इसके लिए भी करंट जा रहा है और इसके लिए भी करंट जा रहा है तो सर्किट में करंट सबसे ज्यादा जा रहा है। ये जब ये पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस मिनिमम है, तो करंट मैक्सिमम है, तो यहाँ होने वाला ड्रॉप मैक्सिमम है, और हमने यही वोल्टमीटर जोड़ा है। अगर एक भी हटा दूंगा तो बैटरी से चलने वाला करंट कम हो जाएगा, तो यहाँ गिरने वाला वोल्टेज कम हो जाएगा। ये तो सीरीज में जुड़ा है ना, सारा करंट यहीं से होके जाता है। तो ये क्वेश्चन है, रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों दिए हैं, और आपको AB और BC के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जब रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों हो तो वो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कैपेसिटर अपने अंदर से डीसी को बहने नहीं देता। जिस भी रास्ते में कैपेसिटर आ गया, मान लीजिए ये रास्ता लेता हूं, इस रास्ते में अगर इस लूप में अगर एक कैपेसिटर आ रहा है तो इस पूरे लूप में कोई करंट नहीं जाएगा। ये लिख दीजिए सबसे पहले तो, इस रास्ते में अगर कैपेसिटर आ रहा है तो यहाँ से करंट नहीं जा सकता, तो ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस भी बेकार हो गए, क्योंकि इन पे कोई वोल्टेज ड्रॉप तो होगा नहीं। वोल्टेज ड्रॉप across a resistance in series with a capacitor is 0. ये रेजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप 0 है, ये ड्रॉप 0 है। इस ब्रांच में कोई रेजिस्टर कैपेसिटर है, ऐसा कोई भी ऐसा पाथ नहीं है। ऐसा कोई पाथ ढूंढ लो जिसमें सिर्फ रेजिस्टर ही रेजिस्टर आ रहे हो, तो फिर उस पोर्शन में करंट जाएगा, फिर उस रेजिस्टेंस पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। वरना रेजिस्टेंस सारे हटा देने चाहिए, और रेजिस्टेंस शुड बी रिमूव। ये 0 रेजिस्टेंस का वायर है, और रेजिस्टेंसेस should be removed by a wire of 0 resistance, and the circuit should be redrawn. अगर सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टर है और एक भी ऐसा पाथ नहीं है जिस रास्ते में केवल रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस हो, तो सारे रेजिस्टेंस को आप वहां पे शॉर्ट सर्किट करके वायर कर दो, क्योंकि उसको वोल्टेज नहीं गिर रहा।
और एक नया डायग्राम बना लो। अब नया डायग्राम बनाने में अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, और ये अगर सी नाम दे देता हूं इसका, ये सी है, तो ये भी सी है और ये भी सी है। और अब मैं ए और सी के बीच में नया डायग्राम बना रहा हूं। ए और सी के बीच में ये 100 वोल्ट की बैटरी है, और सी पॉइंट उसने दिया था, तभी बीसी मांगा था, जो सी पॉइंट ही दिया था। अब ये रेजिस्टेंस तो मैं नहीं बनाऊंगा, आगे आया ये रेजिस्टेंस भी नहीं बनाऊंगा, तो एक्चुअली ये पॉइंट भी ए है। अगर ये रेजिस्टेंस को मैं शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ तो ये भी ए है, और इस रेजिस्टेंस को मैं शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ तो ये भी सी है। ठीक है, अब ए और सी के बीच में एक तो ये कैपेसिटर जुड़ा है, ये वाला सी वाला। रेजिस्टेंस मैंने सारे हटा दिए, रेजिस्टेंस सारे हटा दिए। अब ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा है 3 का, और ये पॉइंट भी बी है। ए और बी के बीच में एक और भी जुड़ा है 3 का, और बी और सी के बीच में ये एक और जुड़ा है, कैपेसिटर जुड़ा है, कैपेसिटर जुड़ा है 1 का, और एक और भी कैपेसिटर बी और सी के बीच में है, ये है 1 का। तो ये सी वाला पूरे पैरेलल में आ रहा है, तो इसे तो आप भुला ही दीजिए। अब ए और सी और बी में, ए और बी में 6 का कैपेसिटर जुड़ा है, और बी और सी में 2 का कैपेसिटर जुड़ा है। 1 और 1 पैरेलल में 2, 3 और 3 पैरेलल में 6। बस ये सर्किट लेना है आपको। ये 100 वोल्ट हो गया। अब इस पर जो वोल्टेज गिर रहा है, ए बी का जो वोल्टेज है वो है पड़ोसी की कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी इनटू 100, सो 25 वोल्ट आ गया। और 100 में से अगर 25 इस पे आ गया तो बीसी पे 75 आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। आप जानते हैं अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, and all of them are to be used every time, तो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो वो ये है लेस कॉम्बिनेशंस, तो पावर को ही छोटा कर दो। और अगर कहता है एनी नंबर ऑफ देम कैन बी यूज्ड एट अ टाइम, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, तब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ये आते हैं मोर। अगर 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास तो मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूं। अगर तीनों जोड़ने हैं मुझे तो 3 सीरीज में या तीनों पैरेलल में, या तीनों सीरीज में या तीनों पैरेलल में। इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, हर बार तीनों ही लेने हैं तो, और या फिर 2 पैरेलल 1 सीरीज, और या फिर 2 सीरीज और 1 पैरेलल, ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर ये जरूरी है कि आप हर बार सारे लें तो आंसर बड़ा लाना है। आंसर ज्यादा कॉम्बिनेशन है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो आंसर बड़ा लाना है, तो पावर छोटा मत करो। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है कि हर बार सारे यूज करना ही है तो आंसर छोटा आएगा, तो पावर ही छोटा कर दो। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन वैसे तो इंसुलेटर है, और हम लोगों को रेजिस्टर जो सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, टीवी वगैरह के अंदर हजारों रेजिस्टर लगते हैं, और वो रेजिस्टेंस बहुत प्रिसीजन से नहीं भी बनाए तो चलता है। तो अंदाजे से हम लोग लेबर कॉस्ट बचाने के लिए छोटा सा कार्बन लेते हैं थोड़ा सा, और उसका लोई बना के मिट्टी का रेजिस्टेंस बना देते हैं। और वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि उन पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी नहीं जा सकती, तो हम कोड कर देते हैं, उन पे रिंग बना देते हैं। एक रेजिस्टेंस अगर बड़ा है, बड़े रेजिस्टेंस में तो वैल्यू लिखी होती है, बहुत ही पतले पतले रेजिस्टेंस होते हैं और बहुत ही रफली बनाते हैं, हम अंदाजे से बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस हमको बनाने रहते हैं। लाखों की, एक टीवी के अंदर ही हजारों रेजिस्टेंस होते हैं कम से कम। तो यहाँ एक रिंग होती है, ये दूसरी रिंग, ये तीसरी रिंग, और ऐसे चौथी। ये सब कोड है, इनके कलर जो है उनकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोड। तो ये जो है, ये जिसमें थोड़ा गैप है, यहाँ से हम फर्स्ट रिंग गिनते हैं। इसको टॉलरेंस रिंग कहते हैं, टॉलरेंस बैंड या टॉलरेंस रिंग, तो थोड़ा दूर है। और इसको फर्स्ट और इसको सेकंड और इसको थर्ड कहते हैं। गिनती यहाँ से नहीं गिनते, गिनती यहाँ से गिनते हैं जो पास पास होती है। ये हमें टेंस
डिजिट दे देती है जो टेंस प्लेस पे आएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू की, ये यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो दे देती है, और ये हमें दे देती है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब पावर ऑफ 10 मिल जाता है इससे। और जो टॉलरेंस रिंग है वो है अलाउड वेरिएशन, क्योंकि हम इनको अंदाजे से बना रहे हैं। अगर ये फोर्थ रिंग गोल्ड की है तो प्लस माइनस 5%, गोल्ड क्लब के मेंबर हैं आप तो प्रीमियर मेंबर हैं। अगर ये सिल्वर की है तो प्लस माइनस 10%। और कई बार होती ही नहीं है नो बैंड, चौथी बैंड होती ही नहीं है, 3 ही होती है बस नो बैंड। इधर से गिनेंगे, अगर यहाँ से यहाँ है ही नहीं बैंड तो यहाँ से 1 2 3 गिनेंगे, तो मतलब बहुत ही कचरा काम है और बहुत ही क्रूड तरह से रेशियोज बनाया गया है। और प्लस माइनस 20% का वेरिएशन उसमें अलाउड रहता है। अगर कैलकुलेशन से किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम आ रही है और तो चौथी बैंड नहीं है, तो ये 100 प्लस 20 और 100 माइनस 20 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है। ज्यादा प्रिसीजन से रेजिस्टेंस बनाएंगे तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगी ना। ये लिस्ट है इसकी। ब्लैक की डिजिट, ब्लैक करस्पॉन्ड्स टू कोड 0, ब्राउन करस्पॉन्ड्स टू कोड 1। 0 to 9 हर कलर को एक डिजिट दी गई है। अब क्या ये याद रखना आपको जरूरी है, और किताबों में ऐसा मिलता है इसका। बीबी रॉय, याद कराने का ये तरीका मिलता है। बीबी रॉय ROY of Great Britain has very good wife। ठीक है, पर ये तरीका बेकार है। मैं नहीं कह रहा वाइफ बेकार है, तरीका बेकार। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये भी ब्लैक है कि ब्लू है कि ये ब्राउन है, कुछ पता नहीं है। ऐसे ग्रीन वाला भी ये जी क्या है और ये जी क्या है ये पता नहीं है। तो इसका मेरा तरीका अलग है। मैं कहता हूँ पूरा ब्लैक ब्राउन पूरा बोलता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर मैं इसे शॉर्ट में बलबीर बोल देता हूँ। उसके बाद रॉय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बलबीर रॉय, सरदार भी है और बंगाली भी है, बलबीर रॉय। और ग्रीन ब्लू उसका विग है, ग्रीन ब्लू विग भी पहनता है वो, क्योंकि उसके ग्रेइश वाइट हेयर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बलबीर बोलना बड़ा जरूरी है। ब्लैक ब्राउन बलबीर, फिर रॉय, फिर ग्रीन ब्लू विग पहन रहा है वो, ठीक है ना। ग्रीन ब्लू विग, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ग्रेइश वाइट हेयर है। इससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि 3 जगह बी आ रहा है और 2 जगह जी आ रहा है, तो कौन सा बी क्या है और कौन सा जी क्या है वो याद रहना चाहिए। ये रेजिस्टेंस, ये पहली रिंग है, दूसरी रिंग है, तीसरी रिंग है और ये चौथी रिंग है। आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिकोड करके बतानी है। ये आंसर है। ब्राउन के लिए 1 लिखा मैंने, ये 10th प्लेस पे आ गई। तो ब्लैक का कलर है यहाँ पे 0, ब्राउन है 1, ब्लैक का कलर है 0 और ब्लू की डिजिट है 6। मैंने जानबूझ के तीनों बी ले ली, तो ये हो गया 10 मेगा ओम प्लस माइनस 5%। जो पहली रिंग है वो आपको 10th प्लेस देती है, फिर ये यूनिट प्लेस देती है, सेकेंड रिंग यूनिट प्लेस देती है और थर्ड रिंग 10 का पावर देती है। ये लास्ट क्वेश्चन है कि कलर कोड ये है ग्रीन, ग्रे, व्हाइट, सिल्वर। 51 इनमें से बताना है आपको, इनमें से पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। 51 गीगा ओम, 52 गीगा ओम, 53 गीगा ओम या 64 गीगा ओम। ग्रीन यानी जो मुझे पहली डिजिट मिल रही है मैं लिखूंगा ये 5, ये 10th डिजिट बन जाएगी। फिर ग्रे, दोनों जी ले लिए जानबूझ के मैंने, ताकि ग्रीन वाला जी मतलब ग्रीन है कि जी ग्रे है ये आपको समझना पड़ेगा। और ये ग्रे है 8, 58। फिर थर्ड डिजिट जो है व्हाइट है और वो 10 का पावर 9 दे देगी आपको, और प्लस माइनस 10% सिल्वर है क्योंकि, तो 58 गीगा प्लस माइनस 10%। तो आपको देखना है कि विद इन प्लस माइनस 10%
कौन सा लाई करता है। तो 58 प्लस माइनस 5.8 देख लेता हूँ। तो इसकी अपर लिमिट होगी 58 प्लस 5.8 यानी 63.8 और इसकी लोअर लिमिट होगी 58 माइनस 5.8। अगर इसमें से 6 माइनस कर दो तो 52 होता, तो 53.2 है ये। तो पॉसिबली 52.2। मतलब ये तो थोड़ा सा पॉसिबल वैल्यू में ये नहीं आएगा, ये तो फिर भी आ सकता है। इस विद इन दिस रेंज है ना, मतलब 53.2 से लेके 63.8 के बीच में कोई भी आंसर चलेगा। तो 53.2 नहीं, ये इसका 6 आता तो 52 होता। ये मैं 5.8 यहाँ लिख लेता हूँ, ये 0 हो गया, ये 0.2 हो गया, और ये 7 और 5 2 हो गया, 52.2 और 63.8 के बीच में कोई भी हो सकता है। इससे कम भी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। इसलिए 50 ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। हाँ ये चलेगा, 52.2 से बड़ा चलेगा, ये पॉसिबल। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।